Now our next question is question number 4. Question number 4 is prove that through a given point we can draw only one perpendicular. भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम एक ही परपेंडिकुलर किसी लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें कॉन्ट्राडिक्शन लेना होता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चीज बोली जा रही है हम उसका अपोजिट लेके चलेंगे। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB, draw one perpendicular from a point, from a given point. Let us assume that given line segment is AB and the point is P. क्वेश्चन में हमें प्रूव ये करना है कि पॉइंट P से हम एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ ओनली वन परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट, राइट? लेट अस assume that this perpendicular is PM. This perpendicular is PM, right? Now what we will do, let us assume that we can draw two perpendicular to a given line from given point. हमने ये मान लिया कि एक गिवन पॉइंट से हम एक पर्टिकुलर लाइन पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? तो लेट अस अज्यूम दैट सेकंड परपेंडिकुलर इज PN. दैट सेकंड परपेंडिकुलर इज PN. ये हमने मान लिया। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, अभी गलत हो जाएगा तभी तो हमारी चीज प्रूफ होगी। हमें गलत लेके चलना है ताकि जो सही बात हमें प्रूव करनी है वो हम प्रूव कर सके। अब क्या होगा देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या? इट इम्प्लाइज एंगल PMB शुड बी इक्वल टू एंगल PNB। भाई ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो इक्वल होना चाहिए, दैट इज ईच 90 डिग्री। अब एक 90 डिग्री के अंदर 90 डिग्री का एंगल कब पॉसिबल है? जब ये आपका जो एंगल N है वो कोइंसाइड कर जाए एंगल M के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है? ये तब भी पॉसिबल है जब ये N पॉइंट जो है वो M के साथ क्या कर जाए? कोइंसाइड। इट इज पॉसिबल ओनली when PN and PM, or you can say that when PN coincide with PM, अब अगर PN PM के साथ कोइंसाइड कर जाता है, अगर ये PN कोइंसाइड कर जाता है PM के साथ, मीन्स ये जो लाइन है वो यहीं आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या प्रूव हो जाएगा कि एक पॉइंट से हम एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा जो एजम्पशन था, दैट इज आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। ये हमने जो एज्यूम किया था कि एक पॉइंट से हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, वो गलत हो गया। हमने दो ड्रॉ तो किए लेकिन बाद में क्या हुआ? वो दो एक ही बन गए। इसका मतलब it implies we can draw only one perpendicular from one point to a given line segment. Hence ये क्लियर हो गया? ठीक है। Now our next question is question number 5. Prove that two lines that are respectively perpendicular to two intersecting lines intersect each other. देखो आपको प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंटरसेक्टिंग लाइंस ले लो आप। तो लेट अस टेक टू इंटरसेक्टिंग लाइन L and L. These are the two intersecting lines, right? फिर कहा जा रहा है कि देयर आर टू परपेंडिकुलर, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन L हो गई और ये लाइन M हो गई, ठीक है? अब इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ले लो आप,
दैट इज पी, और इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ले लो आप, दैट इज राइट। एक परपेंडिकुलर हो गया पी और एक हो गया क्यू। अब ये जो दो परपेंडिकुलर है, ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये आपको प्रूव कर रहा है। प्रूव दैट टू लाइंस, वो लाइंस क्या हो गई, एल एंड एम, दैट आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कि अगर आप दो लाइंस ड्रॉ करते हो, प्रूव दैट टू लाइंस दैट आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई आपकी एल और एल, और ये जो लाइन पी और क्यू है ये परपेंडिकुलर है रिस्पेक्टिवली, का मतलब पी परपेंडिकुलर है एल पर, गिवन क्या है, पी इज परपेंडिकुलर ऑन एल, और जो लाइन एम है, जो लाइन क्यू है, ये लाइन क्यू है, दिस इज लाइन क्यू, एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। इतनी बात समझ में आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग, एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, एल और एम दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दोनों लाइंस पर दो परपेंडिकुलर लाइंस है। पी जो है वो परपेंडिकुलर किस पर है, लाइन एल पर, और क्यू जो है वो परपेंडिकुलर किस पर है, लाइन एम पर। अगर ऐसा है तो आपको प्रूव करना है कि पी और क्यू जो होगा वो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो आपको प्रूव क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट पी एंड क्यू आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि ये पी और क्यू जो लाइन होंगी ये भी क्या होंगी, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूव कैसे करोगे, अगेन हम कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे। प्रूव, let us assume that let us assume that let us assume that p let us assume that p and q are, भैया इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, p and q are not इंटरसेक्टिंग लाइंस, और अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है तो फिर क्या होगी, दैट इज p and q are पैरेलल। हमने ये मान लिया इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं, पैरेलल लाइंस है, p and q are पैरेलल लाइंस, p and q are पैरेलल लाइंस। पी एंड क्यू आर पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो P है आपका, जैसे कि ये लाइन L हो गई और इस पर परपेंडिकुलर हो गया P, ऐसी ये लाइन हो गई आपकी M, ये लाइन हो गई M, और इस पे परपेंडिकुलर है Q। अब आप ये देखो, अगर P अगर ये जो P है वो इस Q के परपेंडिकुलर पैरेलल है, अगर P Q के पैरेलल है तो L और M के बीच में क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। तो L और M के बीच में भी रिलेशन ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों लाइंस भी, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, तो ये दोनों लाइनें भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी, ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर P और Q पैरेलल है, तो L और M भी क्या होंगी, पैरेलल। बिकॉज P is parallel to Q, it implies L and M are also parallel lines. बट गिवन क्या है, that L and M are intersecting lines. L and M are intersecting lines. But L and M are intersecting lines. Therefore, जो हमने एज्यूम किया था, therefore our assumption is wrong कि L और M, P और Q, हमने क्या एज्यूम किया था कि P और Q इंटरसेक्टिंग नहीं, पैरेलल लाइंस है। तो ये एजम्पशन गलत हो गया। therefore our assumption, क्योंकि अगर हम पैरेलल मानेंगे तो फिर L और M पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन L और M तो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। therefore our assumption is wrong. Our assumption is wrong. तो इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q पैरेलल लाइंस नहीं होंगी, वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। इट इंप्लाइज P and Q are
P and Q are intersecting lines. It implies P and Q are intersecting lines, right? Hence, clear हो गया, ठीक है? Now our next question is question number 6. Prove that a triangle must have at least two acute angle. आपको ये कहा जा रहा है acute angle क्या होता है, जो 0 90 के बीच में होते हैं, कि कोई भी ट्राइंगल जो होता है उसमें कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम दो एक्यूट एंगल होने चाहिए, मैक्सिमम तीन हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो होने चाहिए। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हम डिफरेंट केसेस लेंगे। केस 1, गिवन ट्राइंगल इज अ acute triangle, गिवन ट्राइंगल इज अ acute triangle। तो इसमें क्या होगा, दैट इज all three angles are acute angle, which implies sum of all three angles। अगर सारे के सारे 0 90 के बीच में होंगे तो sum of all three angles क्या होगा, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। दैट इज ट्रू। तो यहां पर तो ये प्रूफ हो गया कि अगर तीनों के तीनों एक्यूट एंगल होते हैं तो एक एक्यूट ट्रायंगल होगा, और एक्यूट ट्रायंगल के सभी एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री, जो होना भी चाहिए। तो केस 1 तो हमारा ये शो कर रहा है, केस 1 से हमने ये प्रूव कर दिया कि तीनों के तीनों एंगल अगर एक्यूट होंगे तो वो एक्यूट ट्रायंगल होगा, और एक्यूट ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। अब आते हैं केस 2 पर। केस 2, गिवन triangle is an obtuse triangle, given triangle is an obtuse triangle। obtuse triangle क्या होता है, that is one angle is obtuse angle, one angle is an obtuse angle, and other two angles are acute angles, and other two angles are acute angle, other two angles are acute angle। ये समझ में आ रहा है, अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल, इज इट क्लियर, ठीक है। विच इम्प्लाइज व्हाट, अगर ये एक्यूट एंगल होंगे तो क्या होगा, दैट केस नाउ फॉर एग्जांपल एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, then angle B, then sum of angle B, then sum of angle B and angle C should be equal to 60 degree। That is एंगल बी और एंगल सी दोनों की वैल्यू, अगर दोनों का सम 60 डिग्री आ रहा है तो एंगल बी एंड एंगल सी आर व्हाट, एक्यूट एंगल। तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ये समझ में आ रहा है, विच इम्प्लाइज सम ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री व्हेन एंगल बी एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। तो इस केस से भी क्या हो गया कि एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी तभी सेटिस्फाइड होगी जब एटलीस्ट टू एंगल हमारे क्या होंगे, एक्यूट होंगे, राइट। अब केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड में क्या होगा, गिवन ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, देन सम ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी should be equal to 90 डिग्री।
should be equal to 90 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? इट इम्प्लाइज एंगल बी, अब दो एंगल का सम मिला के 90 है, तो एंगल बी एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। इसका मतलब दोनों एक्यूट एंगल होंगे, 0-90 के बीच में होंगे। ठीक है, तो देखो आपने तीनों केसेस ले लिए। केस वन में क्या लिया आपने? गिवन ट्राइंगल इज एक्यूट ट्राइंगल। मान लो कि जो गिवन ट्राइंगल है वो एक्यूट है, इसमें सारे के सारे एंगल ही एक्यूट होंगे, और फिर क्या होगा? ऑल थ्री एंगल्स का जो सम होगा 180 डिग्री इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो गया कि तीनों एंगल जो होने चाहिए एक्यूट होंगे, तो भी वो ट्राइंगल हो जाएगा। एक ट्राइंगल होने के लिए तीनों एंगल एक्यूट हो सकते हैं। दूसरे केस से हमने ये प्रूव किया कि ट्राइंगल होने के लिए जरूरी है कि दो एंगल एक्यूट हो। तीसरे केस से भी हमने ये प्रूव किया कि ट्राइंगल होने के लिए जरूरी है कि उसके कम से कम दो एंगल जो है वो एक्यूट होने चाहिए। समझ में आ गया? फ्रॉम all above three cases, all above three cases, we conclude that for triangle, it is important to have at least two acute angles. We conclude that a triangle must have at least two acute angles, at least two acute angles. Hence, proved. Is it clear? ठीक है. Now the next question is question number 7, which is the last but not least question of this chapter, NCERT exam, chapter 6. ठीक है, and this is a very important question. In figure 6.17, ये आपको फिगर की बना है, एंगल Q is greater than एंगल R. एंगल Q जो है वो एंगल R से बड़ा है. PA is the bisector of एंगल QPR. पहले इतनी बात को समझते हैं. देखो PA, this is PA, this is PA, ये आपका PA, राइट? PA जो है वो बाइसेक्टर है एंगल QPR का, इसका बाइसेक्टर है. तो कैन आई से दैट जो आपका एंगल 1 और ये एंगल 2 ये इक्वल होगा. तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन PA is bisector of angle QPR, that is angle 1 is equal to angle 2. ये क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद PM is perpendicular to QR. PM is perpendicular to, that is, अब देखो PM अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? ये 90 है, ये एंगल आपका 90 है, और ये एंगल भी क्या होगा आपका 90. ये दोनों ही एंगल क्या होंगे आपके 90. ये क्लियर हो गया? ठीक है. The next information is prove that angle APM is equal to half of within bracket Q minus R. पहले तो गिवन में और क्या गिवन है? PM is perpendicular to QR. फिर हम आते हैं to prove. What we have to prove? Angle APM is equal to half within bracket angle Q minus angle R. यही प्रूव करना है. एंगल APM ये is equal to half of angle Q minus QR. हाफ ऑफ एंगल Q माइनस QR. ओके, अब एक काम करते हैं, जो एंगल APM है इसको मैं एंगल 3 ले लेता हूँ. इसको मैं क्या ले लेता हूँ? एंगल. ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ो. प्रूफ. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, देखो दो राइट ट्रायंगल है. एक राइट ट्रायंगल है P, एक राइट ट्रायंगल है आपका PMQ, राइट. पहले तो हम इसको कंसीडर करेंगे. इन ट्रायंगल PMQ, एंगल PMQ, एंगल PMQ, एंगल PMQ.
ये हो गया प्लस एंगल एम क्यू आर, प्लस एंगल एम क्यू आर, प्लस एंगल क्यू पी एम, क्यू पी एम, ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो जो आपका एंगल पी एम क्यू है ये तो 90 डिग्री है। एम क्यू आर, एम क्यू आर इसको मैं एंगल क्यू लिख सकता हूं, प्लस क्यू पी एम। देखो क्यू पी एम का मतलब हम क्यू पी एम, हम इस एंगल की बात कर, इस एंगल कहने से दैट क्यू पी एम को मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 माइनस एंगल 3। भाई एंगल 1 में से अगर मैं ये एंगल 3 को हटा दूं तो हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा क्यू पी एम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल 1 माइनस एंगल 3। तो क्यू पी एम की जगह मैंने क्या लिखा एंगल 1 माइनस एंगल 3 एंड इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीजन दे दोगे एंगल सम फ्रॉम, राइट। तो अब एंगल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल क्यू इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस 90 है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस 90, प्लस में ये पूरा एंगल विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा माइनस विद इन ब्रैकेट एंगल एज इट इज। हम इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये जो प्लस का साइन है ये माइनस का हो जाएगा। तो एंगल क्यू क्या हो गया हमारा 90 डिग्री माइनस विद इन ब्रैकेट एंगल 1 माइनस एंगल 3 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1। इट इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा राइट ट्रायंगल, इसमें आपको राइट ट्रायंगल ही कंसीडर करने, दो राइट ट्रायंगल बनेंगे, एक ये और एक ये। पहला वाला हो गया, दूसरे वाले पर आ जाओ। देखो दूसरा राइट ट्रायंगल क्या है हमारा, राइट ट्रायंगल पी एम आर। इन राइट ट्रायंगल पी एम आर, तो आपने लिखा इन राइट ट्रायंगल पी एम आर, इन राइट ट्रायंगल पी एम आर, इन राइट ट्रायंगल पी एम, ठीक है। कौन कौन से एंगल होंगे, देखो एक एंगल होगा हमारा एंगल पी एम आर, एंगल पी एम आर, और एक एंगल क्या होगा एम पी आर, पी एम आर, एम पी आर और पी आर आर। भाई एक एक बार तीनों वर्टेक्स को बी सेंटर में रखो तो क्या हो जाएगा एंगल पी एम आर, एक बार एम को सेंटर में रखो, एंगल एम पी आर एक बार पी को सेंटर में रखो, और पी आर एम एक बार आर को सेंटर में रखो, इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। पी एम आर तो ये वाला एंगल है, ये आपका कितना 90, पी एम आर की जगह क्या हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस एम पी आर, एम पी आर देखो जब आप एम पी आर की बात कर रहे हो तो इस एंगल की बात करो एम पी आर। तो एम पी आर में क्या आ रहा है, एक एंगल 3 आ रहा है और एक एंगल 2 आ रहा है। जो एम पी आर है इट इज अ सम ऑफ टू एंगल, एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 2। तो एम पी आर की जगह हम क्या लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस पी आर एम, प्लस पी आर एम। पी आर एम देखो पी आर एम ये एंगल है, इसको मैं एंगल आर कह सकता हूँ, पी आर एम की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल आर, ठीक है। तो पी आर एम की जगह क्या हो जाएगा एंगल आर एंड इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइनली व्हाट वी विल एंगल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एंगल आर विल बी इक्वल टू देखो 180 डिग्री, ये प्लस 90 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 90, और ये पूरा का पूरा ग्रुप विद इन ब्रैकेट पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा विद माइनस साइन विद इन ब्रैकेट एंगल 3 प्लस एंगल 2। ये क्लियर हो गया। तो एंगल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 2, राइट। अब ये क्वेश्चन 1 है तो इसको इक्वेशन 2 ले। अब देखो जो आपको प्रूव करना है इसमें क्या है एंगल क्यू माइनस एंगल आर, एंगल क्यू माइनस एंगल आर। अब एंगल क्यू इक्वेशन 1 में है और एंगल आर इक्वेशन 2 में है, तो कैन आई से दैट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होता है, तो क्या होगा एंगल क्यू माइनस एंगल आर, और राइट हैंड साइड में क्या होगा 90 डिग्री माइनस विद इन ब्रैकेट एंगल 1 माइनस एंगल 3, 90 डिग्री माइनस विद इन ब्रैकेट एंगल 1 माइनस एंगल 3। ये हो गया आपका
राइट। फिर माइनस विद इन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस विद इन ब्रैकेट एंगल 3 प्लस एंगल 2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंगल 3 माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2। ये क्लियर हो गया? 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, जो आपका एंगल 1 है वो किसके इक्वल है एंगल 2 के। जो एंगल 1 है वो एंगल 2, तो अगर मैं इस एंगल 1 की जगह एंगल Q माइनस एंगल R, इस एंगल 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल 2, भाई एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2। इससे क्या होगा, यहाँ मेंशन करोगे बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज वाई आपने इस एंगल 1 को क्या लिखा है एंगल 2। अब इससे क्या हमें बेनिफिट हुआ कि प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अब अपनी फिगर में एंगल 3 देखो क्या है, हमारी फिगर के हिसाब से जो एंगल 3 है वो एंगल APM है। ये एंगल इट इज एंगल APM। जो हमारा एंगल 3 है वो एंगल APM है। तो एंगल 3 की जगह क्या हो जाएगा एंगल APM। तो एंगल Q माइनस एंगल R ट्वाइस ऑफ एंगल APM ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब ये इसका मतलब यही हुआ ना कि ट्वाइस ऑफ एंगल APM इज इक्वल टू एंगल Q माइनस एंगल R। तो एंगल APM की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, हाफ विद इन ब्रैकेट एंगल Q माइनस एंगल R। तो यही तो हमें प्रूव करना था, दैट एंगल APM इज इक्वल टू हाफ विद इन ब्रैकेट एंगल Q माइनस एंगल R, राइट। हेंस प्रूव। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। और इसी के साथ चैप्टर 6 की जो हमारी एग्जामिनर है वो कंप्लीट होती है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद NCERT एग्जामिनर ऑफ न्यू चैप्टर। ठीक है।